जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि काश काश कोई आए और हमें बस यहाँ से बचा ले, जैसे भी हो बचा ले। अब तुम एक ऐसे शहर की कल्पना करो जहाँ पे क्राइम बहुत आम बात है। जैसे तुम परचून की दुकान पे छुट्टा मांग लोगे ना किसी चीज़ का, जितना आम वो बात हो जाएगी, तो उतना ही आम इस सिटी में क्राइम है। और इस सिटी में पुलिस वाले ना कोई और मतलब कोई खास कुछ कर नहीं रहा है। उस सिटी में न्याय की बात करने के लिए एक आदमी खड़ा होता है, बस एक आदमी, और वो है अपना केप क्रूसेडर द बैटमैन। जी हाँ, बैटमैन द एनिमी विदिन, जो है टेलटेल सीरीज का सीजन 2। अब इस कहानी में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन तुम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इससे पहले के गेम की कहानी नहीं देखी है तो वो देख लो, जिससे कि तुम्हें इस गेम की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं दोनों गेम्स के बीच में, लेकिन फिर भी देख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं दास्तान हमारे केप क्रूसेडर की। These white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. गेम की कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं ब्रूस वेन को, जो कि मोरी नाम के एक बंदे की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर उसके क्या काले कारनामे हैं। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो मोरी है ये बंदा दुनिया की नज़रों में बिल्कुल संत किस्म का है। मतलब ये गरीबों के लिए दान देता है, सिटी के भलाई में काम करता है, लेकिन ये इसका असली बिजनेस नहीं है। इसके जो असली बिजनेस हैं वो गैर कानूनी ही हैं। इसी वजह से यहाँ पे ब्रूस वेन यानी कि हमारा बैटमैन यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है और सबूत इकट्ठा करने के लिए आया है, यहाँ इस मोरी को फंसाने के लिए। यहाँ पे ये जो मिस्टर मोरी है ये यहाँ पे कुछ गैम्बलिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे जो है रिडलर आ जाता है। और यहाँ पे रिडलर जो है मोरी से किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब इतना गुस्से में कि वो यहाँ पे इसको मारने के लिए आया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिडलर को, वो यहाँ आते ही लोगों को मारना काटना और उनको बंदी बनाना शुरू कर देता है। ये सब देखने के बाद ब्रूस वेन यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देता है, जिससे कि वो अपने बैटमैन वाले सूट को पहन करके यहाँ फैलने वाले इस हंगामे को रोक सके। यहाँ ब्रूस वेन गॉर्डन को भी बता देता है कि फटाफट से कसीनो आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है रिडलर ने हमला कर दिया है और वो यहाँ लोगों को हॉस्टेज बना करके रखे हुए हैं। इतने में यहाँ पे ब्रूस वेन अपना बैट सूट पहन लेता है और कसीनो में वापस घुस जाता है। यहाँ हमें थोड़ी देर बाद पता लगता है कि रिडलर मोरी को एक डेथ चेम्बर में डाल देता है और वो यहाँ पे किसी डील के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे मोरी ने तोड़ दी थी। और अब यहाँ पे रिडलर की शर्त ये है कि या तो रिडलर की रिडल को वो सॉल्व करे, अदरवाइज वो यहाँ इसी चेम्बर में मरे। लेकिन बैटमैन ये सब नहीं होने देने वाला था, क्योंकि बैटमैन अब आ ही गया था। यहाँ पे रिडलर मोरी के लिए थोड़ा सा टाइम देता है कि जिससे कि वो रिडल के बारे में सोच सके और अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका ले सके। इतनी देर में बैटमैन यहाँ पे पूरी सिचुएशन स्कैन कर लेता है और यहाँ वो सभी बंदों को तोड़ते हुए रिडलर तक पहुँच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर गॉर्डन ने अंदर की तरफ हमला कर दिया, जिससे कि रिडलर का थोड़ी देर ध्यान भटक जाता है और बैटमैन फिर से एक्शन में आ जाता है। यहाँ पे रिडलर मोरी का जो डेथ चेम्बर है उसका जो टाइम है वो और बढ़ा देता है, जिससे कि मोरी फटाफट से यहाँ पे मर जाए और वो यहाँ से निकल सके। इसी मौके का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे रिडलर भागने की कोशिश करता है। बैटमैन उसके जाते ही यहाँ पे उस डेथ चेम्बर को नाकाम कर देता है और फिर से रिडलर के पीछे जाता है। यहाँ बैटमैन रिडलर से लड़ता है, लेकिन यहाँ पे तभी ऊपर से रिडलर एक मैकेनिज्म को तोड़ देता है, जिससे कि एक बड़ी सी चीज़ पुलिस कमिश्नर गॉर्डन और मोरी के ऊपर गिरने वाली होती है। उन्हें बचाने के चक्कर में बैटमैन यहाँ पे रिडलर को जाने देता है और उन्हें बचा लेता है। यहाँ पे रिडलर बैटमैन के लिए एक क्लू भी छोड़ के जाता है, जिससे कि वो बैटमैन को अपनी आने वाली चालों में फंसा सके। बैटमैन जैसे ही इन सभी लोगों को यहाँ पे बचाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं और यहाँ पे वो बचे कुछ गुंडों को भी ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि वो सोल्जर्स किसी और के नहीं बल्कि अमेंडा वॉलर के होते हैं। अब तुम लोगों को अगर नहीं पता है कि अमेंडा वॉलर कौन है, तो तुम लोगों के लिए बता दूं, डीसी कॉमिक्स में अमेंडा वॉलर वो बंदी है जो बड़े से बड़े साइकोपैथ से भी समाज सेवा वाले काम करवा देती है। जी हाँ, अमेंडा वॉलर का स्टाइल है
कि फौजियों को लड़ने के लिए मत भेजो, उनकी जान को खतरे में मत डालो, बल्कि जो क्रिमिनल हैं उनको इतना मजबूर कर दो कि वो दूसरे क्रिमिनल से जाके लड़ें। तो इतने खतरनाक लेवल की ये औरत है। और यहाँ पे अभी इस औरत को पता लग चुका है कि रिडलर वापस से सिटी में आ चुका है, और ना कि केवल रिडलर आ चुका है बल्कि कोई और भी बड़ी साजिश चल रही है इस सिटी के खिलाफ में। इस वजह से यहाँ पे अमेंडा वॉलर आ जाती है सबको संभालने के लिए। यहाँ पे बैटमैन रिडलर का एक रिडल वाला बॉक्स उठा लेता है, और उसे फिलहाल में तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है कि ये बॉक्स आखिर है क्या, लेकिन यहाँ पे गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि इसके बारे में अमेंडा वॉलर को मत बताना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम वो कितनी खतरनाक औरत है। इसलिए यहाँ पे बैटमैन फिलहाल के लिए अमेंडा वॉलर को कुछ भी नहीं बताता है और उस बॉक्स को अपने पास ले जाता है, जिससे कि वो उसके बारे में ठीक से छानबीन कर सके। लेकिन तुम लोगों के लिए बता दूं, बैटमैन जिससे पहले कि उस बॉक्स को अपनी बैट केव में ले जाए, उस सबसे पहले उससे एक एजेंट मिलने आती है जिसका नाम होता है ईमान अवस्था, जो कि बैटमैन को रिडलर की फाइल भी दे देती है। और यहाँ पे ईमान अवस्था ही जो है अमेंडा वॉलर के साथ यहाँ पे मिली हुई है, वो ही इस केस को अभी आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पे बैट केव में आने के बाद ब्रूस वेन उस बॉक्स को मोड़ करके एक डिस्क जैसा बना देता है। तब हमें पता लगता है कि वो बॉक्स नहीं था बल्कि एक रिकॉर्ड था, जिसे कि यहाँ पे प्ले किया जा सकता था। यहाँ ब्रूस वेन जब उस रिकॉर्ड को चलाता है तो उसे पता लगता है कि रिडलर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिससे कि पूरी सिटी पे खतरा आ सकता है। लेकिन उस डिस्क में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ब्रूस वेन जब उस डिस्क को उठाता है तो उसके अंदर एक अजीब सा सिग्नल आ रहा होता है या जा रहा होता है, ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं होती है। बस ब्रूस वेन थोड़ा सा समझ जाता है कि ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड से बढ़ के भी कुछ है। अब यहाँ पे ब्रूस वेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या करना है इस रिकॉर्ड के साथ, इसलिए वो अपने दोस्त ल्यूसियस फॉक्स के लिए कॉल करता है, जिससे कि वो इसके बारे में पता लगा सके। अब जिन लोगों ने पिछले गेम की स्टोरी देखी है उन लोगों को मालूम होगा कि ल्यूसियस फॉक्स आखिर है कौन, लेकिन जिनने नहीं देखी है उन लोगों के लिए बता दूं, ल्यूसियस फॉक्स बैटमैन की टीम का एक टेक रिलेटेड बंदा है, जो कि टेक के बारे में बैटमैन के लिए बहुत कुछ बताता रहता है, उसे नए नए गैजेट्स देता है, सारी इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रखता है। यहाँ पे ब्रूस वेन अगले दिन वेन टावर जाता है और वहां जाकर के ल्यूसियस फॉक्स से मिलता है और उसे वो डिस्क दे देता है, जिसकी वजह से ल्यूसियस फॉक्स यहाँ पे बोलता है कि मैं देखता हूँ कि आखिर मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। ये किसी तरीके का सिग्नल लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेता हूँ। और यहाँ पे ल्यूसियस फॉक्स इतना बोल करके उस डिस्क के ऊपर रिसर्च करने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे ब्रूस वेन और ल्यूसियस फॉक्स दोनों ही एक साथ जाने वाले होते हैं उस रिकॉर्ड की जानकारी लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे ईमान अवस्था, वही ऑफिसर जो बैटमैन से पहले मिल चुकी है, वो यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे अब ब्रूस वेन के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि ब्रूस वेन जो है पिछले गेम में पेंगुइन से भी उसका रिश्ता रह चुका है, ऑसबोर्ड कोबलपोर्ट से, लेडी आर्खम से भी उसका लेना देना रह चुका है, क्योंकि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और उसके लिए बैटमैन ने काफ़ी सारी मदद ली भी थी और उसको मदद दी भी थी। तो उसके साथ भी अच्छा खासा उसका था सिस्टम। और टू फेस यानी कि हार्वी डेंट के साथ भी ब्रूस वेन की अच्छी खासी दोस्ती थी और गेम के एंड में हमने देखा था कि वो तीनों ही विलन बन चुके थे। इस वजह से यहाँ पे ईमान अवस्था जो है ब्रूस वेन के ऊपर शक कर रही है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी ना किसी तरीके से दोषी हो सकता है, और यहाँ पे वो इसी बात का पता लगाने के लिए आई है और वो यहाँ पे ब्रूस वेन से बहुत ही खतरनाक सवाल जवाब करती है। यहाँ बातों ही बातों में ईमान अवस्था जो है ब्रूस वेन से जॉन डो के बारे में भी जिक्र करती है, जो कि आर्खम असाइलम में ब्रूस वेन को मिला था और ब्रूस वेन की उसने मदद भी की थी वहाँ से भागने में। और अभी जो जॉन डो है वो यहाँ आर्खम से जो है आज़ाद हो चुका है और वो एक नंबर का साइको है और जॉन डो ही जोकर है। तुम लोगों के लिए एडवांस में बता देता हूँ मैं, वैसे उसकी शक्ल देख करके सब पहचान ही गए होंगे। यहाँ पे ईमान अवस्था को पूरी तरीके से कंफर्म होता जा रहा था कि ब्रूस वेन किसी ना किसी लफड़े में तो है। अब उसे ये नहीं मालूम था कि वो अच्छी साइड है या बुरी साइड है, लेकिन उसे मालूम था कि ये फंसा हुआ है। यहाँ पे ईमान अवस्था ब्रूस वेन से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसकी वजह से ईमान अवस्था को जो ब्रूस वेन है वो बाहर भेज देता है कि ये इमरजेंसी अलार्म है, यहाँ से फटाफट से निकलो। और तभी वो लैपटॉप पे देखता है तो ल्यूसियस फॉक्स ने वीडियो कॉल कर रखी थी और यहाँ पे ल्यूसियस फॉक्स बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और कहता है कि हमने कुछ ना कुछ तो डिफरेंस लाया है इस सिटी में, हमने कुछ ना कुछ अच्छा किया ही है। और आखिर में वो ब्रूस वेन से एक ही विनती करता है कि मेरी बेटी का और मेरी फैमिली का ध्यान रखना। तब हमें पता लगता है कि ल्यूसियस फॉक्स उस डिस्क की वजह से खतरे में आ चुका था और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और उस धमाके में ल्यूसियस फॉक्स मारा जाता है। अब यहाँ पे देखो, धमाका बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि जब बैटमैन ने उस डिस्क को स्कैन किया था तो उसमें कोई भी बॉम्ब वाली चीज़ नहीं थी, उसमें कोई भी ऐसी चीज़
नहीं थी जो इतना बड़ा धमाका कर सकती हो। तो आखिर ये धमाका हुआ तो हुआ कैसे, यहाँ पे बैटमैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्फ्रेड और ब्रूस वेन फिनरल में आए हुए हैं ल्यूसियस फॉक्स के, और यहाँ पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो यहाँ पे कसम खा लेते हैं कि रिडलर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ ब्रूस वेन ल्यूसियस फॉक्स की बेटी से मिलता है जिसका नाम है ट्रिफनी फॉक्स, और अब वो उससे थोड़ी बहुत बात करके उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से जॉन डो आ चुका है। अब इस सिचुएशन में जहाँ सब कुछ इतना दुखद है, उस सिचुएशन में जोकर जैसा बंदा आ जाए तो क्या ही रायता फैल सकता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए बता दूं, जब पिछले गेम में ब्रूस वेन की मदद की थी जॉन डो ने, तो ब्रूस वेन के सामने उसने शर्त रखी थी कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही होगी। यही उसकी शर्त थी ब्रूस वेन की मदद करने के लिए, उस आर्खम में से बाहर जाने के लिए। अब यहाँ पे जॉन डो जो है वो ब्रूस वेन के लिए अपना वादा पक्का करवाने के लिए आया है कि तुमने मुझसे वादा किया था, अब उसे पूरा करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे ब्रूस वेन जैसे तैसे जॉन डो की हरकतों को काबू में रखता है और बातों ही बातों में जॉन डो जो है यहाँ पे रिडलर के बारे में जिक्र कर देता है। अब ब्रूस वेन उससे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, लेकिन यहाँ पे जॉन डो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। बस ब्रूस वेन को इतना समझ में आ जाता है कि ये जो जॉन डो है ये रिडलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और यहाँ अब ब्रूस वेन उसके साथ एक डील करता है कि अब जैसे ही जोकर को रिडलर की लोकेशन पता लगे वो ब्रूस वेन को बता दे। और यहाँ पे जॉन डो भी ब्रूस वेन से वादा करता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इस सब मामले में देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जॉन डो जैसे यहाँ से जा रहा होता है तब बैटमैन उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है, जिससे कि अगर जॉन डो उसे धोखा देने की कोशिश करे भी तो वो उस ट्रैकर का पीछा करते करते जॉन डो तक पहुँच सके। यहाँ पे बैटमैन अगली रात गॉर्डन के पास जाता है और उससे जो है रिडलर के बारे में, उसके अड्डों के बारे में बात करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ हो सकता है। यहाँ वो दोनों मिलकर के पूरे शहर के नक्शे में देखते हैं और उन्हें जो है एक लोकेशन पे बहुत ज़्यादा शक होता है, इसलिए वो दोनों ही उस लोकेशन पे बढ़ जाते हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट लोकेशन थी। यस, उसी लोकेशन पे रिडलर जो है अपने प्लान को बना रहा था और उसी जगह उसको अंजाम दे रहा था। वहां पहुंचने के बाद गॉर्डन और बैटमैन दोनों देखते हैं कि वहां पे एक एजेंट है जो कि मरा हुआ है। अब यहाँ पे रिडलर ने उसे भी जो एक रिडल में फंसाया था जिससे कि वो टाइम से सॉल्व नहीं कर पाया और वहां पे मारा गया। अब यहाँ पे बैटमैन को भी रिडलर का पीछा करने के लिए वही पजल सॉल्व करनी थी, क्योंकि उस पजल को सॉल्व किए बगैर रिडलर की अगली चाल का पता नहीं लगना था और उसे सॉल्व करने के लिए बैटमैन को मौत के मुंह में जाना था। यहाँ पे उस रिडल को सॉल्व करने के बाद बैटमैन को एक मिसाइल मिलती है जो कि एक सिग्नल का पीछा करती है। अब यहाँ पे बैटमैन को जो है पता लग चुका था उस मिसाइल को पाते ही कि ल्यूसियस फॉक्स आखिर कैसे मरा। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, वहाँ पे वो जो डिस्क थी ना उसमें कोई बॉम्ब नहीं था। बैटमैन का जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई बॉम्ब नहीं था, बल्कि उस डिस्क में एक ट्रांसमीटर था जो कि एक सिग्नल भेज रहा था और वो सिग्नल आ रहा था ऐसी ही मिसाइल के पास। अब उस सिग्नल को पाते ही वो जो मिसाइल है वो उस सिग्नल का पीछा करते करते ल्यूसियस फॉक्स तक पहुंच गई और उसे वहां पे उड़ा दिया। अब तुम लोगों के लिए दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर बैटमैन ने भी तो उस डिस्क को अपनी बैट केव में जो है ओपन किया था, तो वहां पे उस मिसाइल ने हमला क्यों नहीं किया। तो तुम लोगों के लिए बता दूं, जो बैट केव है ना उसके अंदर जो है सिग्नल जैम करने वाले सिग्नल जैमर लगे हुए हैं, तो अगर वो जो डिस्क थी वो सिग्नल भेज भी रही थी तो रॉकेट तक वो पहुंच नहीं रहा था। इस वजह से ब्रूस वेन को कुछ नहीं हुआ वहां पे, लेकिन ल्यूसियस फॉक्स क्योंकि वेन टावर में था और वहां से वो सिग्नल जो है उस मिसाइल तक पहुंच गया, इस वजह से मिसाइल उस सिग्नल का पीछा करते हुए आ गई और यहाँ उस ल्यूसियस फॉक्स को मार दिया। अब यहाँ पे बैटमैन को जैसे ही वो मिसाइल मिलती है तभी रिडलर का जो है एक लाइव वीडियो कॉल वहाँ पे उन टीवीज़ पे चालू हो जाता है जो कि वहाँ पे रखी हुई थी। अब यहाँ पे रिडलर जो है बैटमैन को बताता है कि मिस्टर मोरी जो बंदा था जैसे कि बैटमैन ने शुरू में बचाया था, उसी ने रिडलर के लिए वो सारी की सारी मिसाइलें बेची थी और उन्हीं मिसाइलों की वजह से वो कुछ लोगों को अब यहाँ पे टारगेट करने वाला है। बैटमैन को नहीं मालूम कि वो कौन लोग होंगे, लेकिन उसे मालूम है कि वो किसी न किसी को तो मारने वाला है। और यहाँ पे वो गॉर्डन के सामने ही बैटमैन की सच्चाई भी खोल देता है कि बैटमैन का जो एक साथी था वो था ल्यूसियस फॉक्स, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मारा गया था। अब बैटमैन के सामने भी कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए वो गॉर्डन को बता देता है कि हाँ ल्यूसियस फॉक्स मेरे साथ काम करता था और जिस मिसाइल से मेरी जान जानी चाहिए थी उस मिसाइल से ल्यूसियस फॉक्स की गई। यहाँ पे गॉर्डन भी जो है बैटमैन की बात को समझ जाता है और वो पहचान जाता है कि बैटमैन कभी भी अकेले काम नहीं करता, उसके पास कुछ ना कुछ लोग तो होते ही हैं जो इसको हमेशा बैक करते हैं। और यहाँ गॉर्डन बैटमैन को माफ़ कर देता है ये सीक्रेट छुपाने के लिए। बाकी
अगर देखा जाए तो बैटमैन ने गॉर्डन से बहुत कुछ छुपा रखा है, उसकी रियल आइडेंटिटी तक। लेकिन यहाँ पे बैटमैन अपने और ल्यूसियस फॉक्स की दोस्ती के बारे में बता करके वहाँ से निकल जाता है, वहाँ नहीं रुकता। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, बैटमैन को यहाँ पे एजेंट्स की लिस्ट भी मिलती है रिडलर के उस सीक्रेट बेस से, जिसमें जो है अमेंडा वॉलर की जो एजेंसी थी ना, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनकी एक लिस्ट थी, और उन ऑफिसर्स के साथ भी यहाँ पे रिडलर यही करने वाला था जो कि उसने ल्यूसियस फॉक्स के साथ किया था। और यहाँ पे बैटमैन अभी ये नहीं होने दे सकता था। यहाँ पे बैटमैन अपने एक टैग की मदद से पहचान जाता है कि वो जैसे तैसे जो है रिडलर की उन मिसाइलों को रास्ता भटकवा सकता है और उन्हें गलत जगह पे विस्फोट करवा सकता है, जिससे कि वो एजेंट्स की जान बचा सके। और वो जो ड्रोन था वो बनाया था ल्यूसियस फॉक्स की बेटी ट्रिफनी ने। अब यहाँ पे बैटमैन को बस एक काम करना था, वो था रिडलर को पहले ढूंढना, क्योंकि अगर उसने वो मिसाइलें फायर कर दी तो सभी के सभी एजेंट्स मारे जाएंगे। यहाँ पे जो जॉन डो है वो भी बैटमैन से किया हुआ अपना वादा पूरा करता है। वो रिडलर की लोकेशन के बारे में छानबीन कर रहा था, और उसे जैसे ही थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है कि रूमी मोरी जो शुरुआत में बंदा था ना जिसने कि अभी रिडलर को मिसाइलें बेची थी, वो बैटमैन को रिडलर के बारे में कुछ बता सकता है। इसलिए यहाँ पे जॉन डो जो है वो बैटमैन को जो है मैसेज पे बता देता है कि रूमी मोरी से जाकर के मिल, वही तुझे रिडलर के बारे में बता सकता है कि वो आखिर कहाँ है। अब ब्रूस वेन जो है रूमी मोरी से जाकर के मिलता है, और उससे बात करने पे ब्रूस वेन को पता लगता है कि रिडलर ने आखिर उसके ऊपर क्यों हमला किया था। रूमी मोरी के साथ रिडलर की एक डील हुई थी जिसमें कि रूमी मोरी ने उसे मिसाइलें भेजी थी, और यहाँ पे रिडलर जो है उससे और भी हथियार मांग रहा था। लेकिन यहाँ पे रूमी मोरी को पता लग चुका था कि रिडलर एक नंबर का साइको है, और यहाँ पे वो जो है अपनी डील रिडलर के साथ तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर के रिडलर यहाँ पे रूमी मोरी के ऊपर हमला कर देता है। तो अब तुम्हें पता लग गया होगा कि रिडलर की और रूमी मोरी की आखिर क्या दुश्मनी चल रही थी। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो रूमी मोरी से मदद चाहता है रिडलर को ढूंढने में, लेकिन रूमी मोरी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे जो है इस देश से बाहर जाने में मेरी मदद करो, क्योंकि जो अमेंडा वॉलर थी उसने रूमी मोरी को यहाँ पे जकड़ लिया था बुरे तरीके से। वो इस देश को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे ब्रूस वेन के सामने दो ऑप्शन होते हैं कि वो या तो रूमी मोरी की मदद करे और बदले में वो ड्राइव ले ले, और दूसरा ऑप्शन था रूमी मोरी की गर्दन पकड़ ले और ज़बरदस्ती वो ड्राइव ले ले। अब क्योंकि ब्रूस वेन कभी भी किसी क्रिमिनल की मदद तो कतई नहीं करने वाला था, इसलिए वो यहाँ पे रूमी मोरी से ज़बरदस्ती वो ड्राइव छीन लेता है। उस ड्राइव से बैटमैन को जो है रिडलर की लोकेशन पता लग जाती है, और बैटमैन रिडलर पे हमला करने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ पे बैटमैन रिडलर को ऑलमोस्ट हरा ही देता है, लेकिन तभी बैटमैन जब ईमान अवस्था नाम की वो जो एजेंट थी उसे आज़ाद कराने के लिए जाता है, तभी हम देखते हैं कि रिडलर का वहाँ पे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि ईमान अवस्था और बैटमैन एक केज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे रिडलर बैटमैन के लिए वो मिसाइल्स भी दिखा देता है, जिसकी मदद से अभी वो सभी की सभी एजेंट्स को यहाँ पे मारने वाला था। अब यहाँ पे रिडलर बैटमैन के सामने एक सिचुएशन खड़ी कर देता है, जिसके अंदर रिडलर जो है बैटमैन से कुछ रिडल सॉल्व करवाएगा। अगर बैटमैन सही जवाब देता है तो ईमान अवस्था जिंदी बचेगी, और अगर गलत जवाब देता है तो बाहर में जो ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी ना किसी को मरना होगा। तो सिचुएशन ये थी कि बैटमैन सही जवाब दे या गलत जवाब दे, किसी ना किसी को मरना ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो ईमान अवस्था है वो थोड़ी देर के लिए जो है रिडलर का ध्यान भटका देती है। इतने में जो बैटमैन है वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ निकालता है। यहाँ पे बैटमैन अपने उस ड्रोन की मदद से उन सभी मिसाइलों को हवा में फायर करवा देता है, और उन मिसाइलों को वापस से उसी शिप पे गिरवा लेता है जिस शिप पे वो अभी थे। यहाँ पे बैटमैन ईमान अवस्था को एक चेम्बर के अंदर लेकर के लेट जाता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं, और रिडलर भी थोड़ा सा दूर भाग जाता है जिससे कि वो भी बच जाता है। लेकिन होता ये है कि अभी वो पिंजरा टूट चुका था जिसमें बैटमैन कैद था, तो अभी रिडलर की हड्डियों को यहाँ पे बैटमैन से कोई नहीं बचा सकता था। यहाँ पे बैटमैन रिडलर को गंदे तरीके से पीटता है, लेकिन तभी रिडलर वहाँ पे और मिसाइलें फायर कर देता है जो कि सिटी की तरफ बढ़ रही थी। बैटमैन फिर से उन मिसाइलों को नाकामयाब कर देता है अपने ड्रोन की मदद से, और यहाँ पे जब रिडलर वापस से अपनी स्टिक को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, बैटमैन उसे वहीं के वहीं चित्त कर देता है। यहाँ पे रिडलर जो है इस बात से खुश हो रहा था कि उसने बैटमैन का जो मोरल कोड है वो तोड़ दिया, क्योंकि रिडलर ने जो है बैटमैन को मजबूर किया था कि वो एक एजेंट को बचाए और दूसरे एजेंट को मरने दे। लेकिन यहाँ पे बैटमैन जो है बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा था इस चीज़ का, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं कुछ भी कर लूँ किसी ना किसी एजेंट को तो मरना ही था। इसलिए यहाँ पे बैटमैन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, उसे दुख था उन एजेंट्स की मौत का, लेकिन यहाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो किसी एजेंट को बचा रहा था।
तभी हम देखते हैं कि रिडलर के गले पे एक डार्ट आके लगता है जो कि जहरीला होता है और वहाँ पे रिडलर उसकी वजह से मारा जाता है। बैटमैन को एक परछाई दिखती है लेकिन वो उस परछाई को पहचानता नहीं है और अभी बैटमैन को नहीं पता कि रिडलर को किसने मारा है। यहाँ पे जेम्स गॉर्डन और अमेंडा वॉलर भी आ ही जाते हैं इस सब हंगामे के बाद में, लेकिन यहाँ पे अमेंडा वॉलर रिडलर की लाश को देखने के बाद भड़क जाती है क्योंकि उसका एकमात्र गवाह यहाँ पे मारा जा चुका था। इसलिए यहाँ पे वो भड़के हुए अंदाज में गॉर्डन को कमिश्नर से वापस एक छोटा मोटा पुलिस वाला ही बना देती है। यहाँ पे अमेंडा वॉलर बैटमैन को अकेले में ले जाकर के उससे पूछती है कि यहाँ गॉथम सिटी में अभी बहुत से क्रिमिनल घूम रहे हैं, क्या तुम उनमें से किसी के संपर्क में आए हो। यहाँ पे बैटमैन जो है जॉन डो के बारे में अमेंडा वॉलर से नहीं छुपाता है, वो उससे बता देता है कि जॉन डो से वो अभी मिल चुका है। अमेंडा वॉलर यहाँ पे बताती है कि जॉन डो एक ग्रुप का हिस्सा है जो कि अभी गॉथम सिटी में ऑपरेट करता है और अभी जो जॉन डो है उसका जो रिश्ता है वो हार्लिन क्विंजेल नाम की डॉक्टर के साथ भी बताया जा रहा था। अब तुम लोगों के लिए बता दूं हार्लिन क्विंजेल कौन है, वैसे सब पहचान गए होंगे। जी हाँ, हमारी हार्ली क्विन, एक नंबर की सन की, एक नंबर की पागल, वो जोकर के लिए ही फिट है भाई साहब, और किसी के लिए हो भी नहीं सकती। अब यहाँ पे अमेंडा वॉलर जो है बैटमैन से कहती है कि मैं जो है रिडलर से उगलवाने वाली थी इस ग्रुप के बारे में जिसमें अभी जॉन डो काम करता है, लेकिन अभी क्योंकि रिडलर मारा जा चुका है तो अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी भी जीते हो, एक डार्क नाइट की ज़िंदगी भी जीते हो और तुम्हें मालूम है कि कब लिमिट्स को क्रॉस करना है, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ काम करूँगी बहुत करीब से। और एंड में वो एक राज खोल देती है कि उसे अब पता लग चुका है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बैटमैन द एनिमी विद इन गेम की कहानी में अभी तक आपने देखा बैटमैन रिडलर के अटैक को रोकता है कसिनो में, रिडलर के एक गैजेट की वजह से ल्यूसियस फॉक्स मारा जाता है, चर्च में जोकर के आने पर बैटमैन उसके ऊपर ट्रैकर लगा देता है, बैटमैन फिर से रिडलर को ढूंढता है और उस पर अटैक करता है। यहाँ रिडलर के हारने के बाद हम देखते हैं कि कोई उसे जान से मार देता है एक डार्ट की मदद से। वॉलर को पता लग जाता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। अब आगे these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. यहाँ अमेंडा वॉलर बैटमैन से वादा करती है कि वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगी और वो यहाँ ये भी बताती है कि रिडलर केवल अकेला नहीं था, वो एक गैंग का हिस्सा था जिसका नाम था द पैक्ट। लेकिन यहाँ पे जब अमेंडा वॉलर बैटमैन को ये सब बता रही होती है तभी हम देखते हैं कि सिटी में अलग अलग जगहों पे धमाका होना शुरू हो जाता है। बैटमैन यहाँ पे इन धमाकों को देख करके इस धमाके की जड़ को खत्म करने के लिए जाता है, इसका मतलब वो इन धमाकों के पीछे छुपे हुए बंदों को ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ बैटमैन जीसीपीडी आर्सेनल में पहुंचता है जहाँ पर बेन और उसके आदमी कुछ हथियारों को वहां से चोरी कर रहे थे। बैटमैन वहां जाता है और बेन और उसके आदमियों की हालत खराब कर देता है मार मार करके, लेकिन यहाँ पे बेन वेनम सीरम लगा लेता है जिससे कि उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो बैटमैन को यहीं पे ढेर कर देता है। यहाँ मलबे के नीचे दबे दबे बैटमैन गॉर्डन को मदद के लिए बुलाता है और गॉर्डन जब यहाँ पे आके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फटाफट से बैटमैन को मलबे के नीचे से निकालता है। यहाँ बैटमैन थोड़ी देर बैठता है और आराम करता है। इसके बाद वो यहाँ से सीधा बैट केव निकल जाता है अपना इलाज करने के लिए। बैटमैन यहाँ पे जैसे ही अपनी बैट केव में आता है तो वो यहाँ पे उसी डार्ट के ऊपर रिसर्च करने लगता है जिस डार्ट की वजह से एडवर्ड निगवा की जान गई थी, यानी कि रिडलर की जान गई थी। लेकिन वो इस डार्ट की मदद से बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाता। तभी उसे बाकी के 2 हमलों के बारे में पता लगता है जो कि सेम टाइम पे हुए थे जब बेन ने आर्सेनल पे हमला किया था।
जिनमें से एक हमला किया था मिस्टर फ्रीज ने, क्योंकि वो जगह पूरी की पूरी जम चुकी थी, और एक जगह हमला किया था हार्ली क्विन ने, जहाँ से उसने बहुत सारा पैसा चुरा लिया था। अब यहाँ पे बैटमैन को जो है कुछ नाम क्लियर हो चुके थे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन इस ग्रुप में मिला हुआ है, लेकिन इस ग्रुप में एक बंदा और था जो था जॉन डो यानी कि जोकर। बैटमैन यहाँ पे समझ जाता है कि अब जॉन डो का इस्तेमाल करने का वक्त हो चुका है, इसलिए वो उससे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे यहाँ पे ब्रूस वेन जोकर से मिलता है तो यहाँ उसे पता लगता है कि जोकर उससे मिलने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ब्रूस वेन ने उसके ऊपर ट्रैकर लगाया था और जोकर को यहाँ पे पता लग चुका है कि ब्रूस वेन ने ही उसके ऊपर ट्रैकर लगाया था। यहाँ पे ब्रूस वेन जैसे तैसे बात को संभाल लेता है कि जैसा तूने चर्च में आकर के बिहेव किया था तो उस हिसाब से मैंने तेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था और मैं कर भी नहीं सकता था। जॉन यहाँ पे उसकी बात सुनकर के मान जाता है कि हाँ मेरा बिहेवियर गलत था, इसलिए ठीक है, इस बारी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यहाँ पे ब्रूस वेन जोकर से बातचीत करता है और उससे बातचीत करके अपनी दोस्ती को थोड़ी सी और मजबूत कर लेता है। जोकर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ब्रूस वेन को हार्ली क्विन से मिलवाता है और कहता है कि ये बिल्कुल ही मेरी जैसी है, मेरे को ये बहुत पसंद है। यहाँ पे हार्ली क्विन भी जोकर के कहने पे मान जाती है कि वो अभी ब्रूस वेन को अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ली क्विन जो है ब्रूस वेन की वफादारी का सबूत चाहती है और उसकी वफादारी को साबित करने के लिए वो उसके सामने एक ऑप्शन रखती है कि वो वेन एंटरप्राइजेस में से जाकर के फेलिंग्स की को लेकर के आए, जिसके बाद हार्ली क्विन उसके ऊपर विश्वास कर लेगी कि वो उन्हीं के साथ है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं फेलिंग्स की आखिर है क्या। इस चीज़ का जिक्र हमें पिछले गेम में भी देखने को मिला था, जहाँ पे कैटवुमन ने इस की को चुरा लिया था। अब इस फेलिंग्स की से होता क्या है कि जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रिक लॉक्स होते हैं उनमें से नियरली 99% लॉक्स को ये बड़े आराम से खोल सकता है, इसके आगे कोई भी ताला नहीं टिकेगा। इसी वजह से यहाँ पे हार्ली क्विन जो है अभी ये की चाहती है, क्योंकि इस की का इस्तेमाल वो ऐसा सामान चुराने में कर सकते हैं जिस सामान को चुराने में उसकी नानी याद उसे आ सकती थी। अब यहाँ पे ब्रूस वेन के सामने कोई और ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए वो वेन एंटरप्राइज में जोकर और हार्ली क्विन को ले जाता है। यहाँ पे हार्ली क्विन कुछ लोगों को पीटते हुए घुसती है, ब्रूस वेन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो उनके सामने अपना कवर एक्सपोज नहीं कर सकता था इसलिए वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। और फाइनली हार्ली क्विन और जोकर को वो एक बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पे वो फेलिंग्स की रखी हुई थी। अंदर जाने पे ब्रूस वेन को पता लगता है कि वहाँ पे ल्यूसियस फॉक्स की बेटी ट्रिफनी फॉक्स है। अब यहाँ पे ट्रिफनी फॉक्स जो है ब्रूस वेन को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था और मेरे पिता आखिर काम किसके लिए कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हथियार हैं और उनके फिंगरप्रिंट इन सभी हथियारों पे हैं। अब यहाँ ब्रूस वेन ट्रिफनी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर ट्रिफनी बाहर निकलती तो हार्ली क्विन जरूर उसे मार देती, इसलिए यहाँ पे ब्रूस वेन के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता बैटमैन के साथ काम कर रहे थे। ट्रिफनी ये बात सुन लेती है और समझ जाती है कि आखिर उसके पिता अच्छा काम ही कर रहे थे। ट्रिफनी ये बात सुन करके थोड़ा सा शांत हो जाती है कि आखिरकार उसके पिता अच्छा काम ही कर रहे थे। यहाँ पे ब्रूस वेन जोकर को भी मना लेता है कि बाहर जाकर के हार्ली क्विन को मत बताना कि यहाँ पे कोई अंदर था, अदरवाइज वो इसको मार देगी। यहाँ पे ब्रूस वेन उस फेलिंग्स की को लेकर के हार्ली क्विन के पास चला जाता है। हार्ली क्विन वहाँ से एक EMP जनरेटर भी उठवा लेती है ब्रूस वेन से, जिसका कि वो आगे की चोरियों में मदद कर सके। अब EMP जनरेटर क्यों उठवाया था उसने, वो तुम्हारे लिए बता देता हूँ। EMP जनरेटर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर। अब इनसे होता क्या है कि आसपास की जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ना, लाइक लाइट्स हो गई, लेजर्स हो गई, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाता है। EMP के आगे वो सारा सामान किसी काम का नहीं रहता थोड़ी देर के लिए। सो इसकी मदद से यहाँ पे हार्ली क्विन बहुत बड़े बड़े काम कर सकती थी। यहाँ पे ब्रूस वेन वापस से लौट करके एल्फ्रेड के पास आता है और एल्फ्रेड को बता देता है जो कुछ हुआ है। यहाँ पे एल्फ्रेड कहता है कि तुमने ट्रिफनी को इतना बता तो दिया, लेकिन अब ट्रिफनी इतनी स्मार्ट तो है कि वो खुद जान जाएगी कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। यहाँ पे ब्रूस वेन कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था उस सिचुएशन में, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। और ब्रूस वेन कहता है कि जैसे ही टाइम आएगा मैं उसको खुद बता दूंगा कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। यहाँ हम देखते हैं कि गॉर्डन ने बैटमैन को छत पे मिलने के लिए बुलाया है और यहाँ पे गॉर्डन जो है बैटमैन के लिए एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कि हार्ली क्विन की फाइल्स थी। यहाँ हमें पता लगता है कि उसके पास्ट में एक उसके साथ ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो बैठी है और एक क्रिमिनल बन बैठी है यहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ पे जो है अमेंडा वॉलर आ जाती है और अमेंडा वॉलर की तरफ से हमें पता लगता है कि वो कौन था जिसने बैटमैन की आइडेंटिटी अमेंडा वॉलर तक पहुँचाई। वो थी एजेंट ईमान अवस्था। जी हाँ, वही लड़की जो अभी तक बैटमैन के साथ में थी, उसी ने अमेंडा वॉलर को बताया था
था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। यहाँ पे अमेंडा वॉलर बैटमैन से कहती है कि तू ब्रूस वेन बन के जा, उनकी टीम में मिल और उन्हें जो है उनके बेस ऑफ ऑपरेशन से दूर ले जा और हम सही टाइम देख करके उन सभी के ऊपर हमला कर देंगे और उन सभी को एक साथ ही पकड़ लेंगे। बैटमैन यहाँ पे अमेंडा वॉलर की बात को मान लेता है और ब्रूस वेन बन करके दी पैक्ट में घुस जाता है। हाँ, वही ग्रुप जिसमें अभी जोकर था। यहाँ जाने के बाद हमें पता लगता है कि बेन जो था उसे ब्रूस वेन का यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा और वो उस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पे बेन भी जो है ब्रूस वेन का एक टेस्ट लेता है और उसे एक बंदे से लड़वा देता है। यहाँ पे ब्रूस वेन उस टेस्ट में पास होता है और उस बंदे को ढेर कर देता है। अब यहाँ पे जो हार्ली क्विन है वो अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ रही होती है, अपने बेस ऑफ ऑपरेशन को छोड़ने के लिए तैयार होती है ब्रूस वेन के बिना कुछ किए ही। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्रूस वेन उनके साथ जाना शुरू करता है तो हार्ली क्विन कहती है कि तू हमारी टीम में नहीं है, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक सब लोग तेरी तरफ वोट ना करें। तो यहाँ पे हार्ली क्विन जो है वोट करवाती है कि आखिर हमें ब्रूस वेन को अपनी टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मिस्टर फ्रीज और जोकर दोनों ही ब्रूस वेन के पक्ष में बोल जाते हैं कि ठीक है, हम उसे अपनी टीम में ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे बेन का जो वोट है वो अकेला रह जाता है और हार्ली क्विन के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचता है ब्रूस वेन को अपनी टीम में ले जाने के सिवाय। यहाँ पे जैसा कि प्लान हुआ था कि ब्रूस वेन उन्हें अपने बेस ऑफ ऑपरेशन से दूर ले जाएगा और अमेंडा वॉलर उनके ऊपर हमला कर देगी। मिशन बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा था जैसा उन दोनों ने प्लान किया था, लेकिन तभी यहाँ पे EMP जनरेटर जो है वो बीच में आ जाता है और उस EMP जनरेटर की वजह से आसपास की सभी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ खराब हो जाती हैं, आसपास की लाइट चली जाती है और यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो भी मुसीबत में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब के सब साइकोपैथ्स मिल करके उन पुलिस वालों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ब्रूस वेन को भी उनके ऊपर हमला करना पड़ता है, लेकिन जब यहाँ पे ये लोग उन पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे तो ब्रूस वेन वहाँ उन्हें बेहोश कर दिया करता था जिससे कि उनकी जान ना जाए। अब यहाँ पे जितने भी सरफेरे होते हैं इन सभी लोगों को वो मिल जाता है जो इन्हें चाहिए होता है और ब्रूस वेन को पता लगता है कि यहाँ पे अमेंडा वॉलर ने उसकी मदद नहीं की है बल्कि उसने अपने सोल्जर्स को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वो यहाँ पे टाइम पे मदद भेजने में कामयाब नहीं हो सकती थी किसी मजबूरी की वजह से। इस वजह से वो यहाँ पे ब्रूस वेन से कह देती है कि फिलहाल के लिए इन्हें जाने दो। ब्रूस वेन उन सभी के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे बेन उनके साथ गाड़ी में नहीं बैठता और यहाँ पे वो सभी लोग बेन को यहाँ अकेला छोड़ करके यहाँ से निकल जाते हैं। कहानी में आगे चल के हमें पता लगता है कि जिस सूटकेस जैसी चीज को यहाँ पे हार्ली क्विन चुरा करके लाई थी उसमें कुछ और नहीं बल्कि रिडलर की डेड बॉडी है और यहाँ पे उस डेड बॉडी का ब्रूस वेन को बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग आखिर क्या करने वाले हैं। तभी यहाँ पे हार्ली क्विन जो है कैट वुमन को आवाज़ लगाती है और कैट वुमन वहाँ पे आ जाती है और तब हमें पता लगता है कि कैट वुमन भी किसी तरीके से इन्हीं सरफिरों के साथ मिली हुई है। बैटमैन दी एनिमी विद इन में अभी तक आपने देखा बेन बैटमैन को घायल कर देता है, ब्रूस वेन जोकर की मदद से दी पैक्ट नाम के ग्रुप में मिल जाता है। दी पैक्ट एक चोरी करने के लिए जाते हैं, उस चोरी में दी पैक्ट कामयाब हो जाता है लेकिन वो लोग बेन को छोड़ करके भाग आते हैं। चोरी किया हुआ सामान कुछ और नहीं बल्कि रिडलर की डेड बॉडी होती है और हमें पता लगता है कि सेलिना काइल यानी कैट वुमन भी किसी न किसी तरीके से दी पैक्ट के साथ मिली हुई है। अब आगे all these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. यहाँ हमें पता लगता है कि दी पैक्ट ये जो ग्रुप है इसको रिडलर की आंखों का स्कैन चाहिए किसी खास काम के लिए, लेकिन यहाँ हमें नहीं बताया जाता कि किस काम के लिए। और हमें एक बात और पता लगती है कि कैट वुमन की जो मुलाकात है वो रिडलर के साथ बहुत पहले से चल रही थी और रिडलर जो है कैट वुमन को इसी ग्रुप में मिलाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रिडलर को किसी ने मार दिया है। यहाँ पे कैट वुमन जो है उसकी मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब वो इस चीज़ का बदला चाहती है।
लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ से बेन जो है वापस लौट के आ चुका है और वो गुस्से में, क्योंकि ये सभी लोग उसे वापस छोड़ करके आ चुके थे। यहाँ बेन थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और बाद में वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि किसी ना किसी ने तो जो है हमारी टीम में से खबर दी है पुलिस को कि हम लोग वहाँ चोरी करने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पे हार्ली क्विन ब्रूस वेन पे शक करती है, लेकिन ब्रूस वेन जो है वहाँ पे अपने ऊपर से शक को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और यहाँ अभी वो लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि आखिर खबर दी तो दी किसने। अब इस हंगामे के शांत होने के बाद जो हार्ली क्विन है वो ब्रूस वेन से जो है कहती है कि तुझे एक ब्लैक साइट नाम की जगह ढूंढनी होगी। अब ब्रूस वेन जो है वो चाहता है कि उसके बारे में कुछ उसे पता लगे, लेकिन यहाँ पे हार्ली क्विन उसे कुछ भी नहीं बताने के लिए तैयार थी और कहती है कि रिडलर की प्लेस पे जाओ, वहाँ जा कर के तुम्हें शायद ब्लैक साइट के बारे में कुछ पता लगे। अब हम लोगों को भी नहीं पता है कि आखिर ये ब्लैक साइट है क्या चीज़, इसलिए यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो सेलिना काइल और जोकर के साथ यहाँ रिडलर की प्लेस पे आता है, जहाँ से रिडलर जो है ऑपरेट कर रहा था। वहाँ पे ब्रूस वेन और सेलिना काइल को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ पर वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जो कि एनक्रिप्टेड होता है। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वहाँ एक पेन ड्राइव होती है। उस पेन ड्राइव को जैसे ही वो लोग उस कंप्यूटर में लगाते हैं वो कंप्यूटर डिक्रिप्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो जो है रिडलर की आंखों का स्कैन मांगता है। लेकिन उनके पास क्योंकि अभी तक वो स्कैन इतनी अच्छी हालत में नहीं था कि वो लोग उस कंप्यूटर को वो स्कैन दे पाए, इसलिए यहाँ पे वो जो कंप्यूटर होता है कुछ सेकंडों के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला जाता है। लेकिन जिससे पहले वो पेन ड्राइव भी खराब होती है, उस कंप्यूटर में रहते हुए सेलिना काइल उसे निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पे जो है उस कंप्यूटर के खराब होने से पहले उन दोनों को एक खबर मिलती है प्रोजेक्ट लोटस के बारे में। अब ये प्रोजेक्ट लोटस क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पता है हमें कि क्या चीज़ है, और ना ही हमारे इन गेम के कैरेक्टर्स को पता है। ये चीज़ हमें गेम में आगे चल के पता लगेगी। बस उन्हें एक बात ही पता लगती है कि ये जो प्रोजेक्ट लोटस है ये सेंटस नाम की ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। अब तुम लोगों के लिए एडवांस में बता दूं, जो सेंटस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एजेंसी का ही हिस्सा है। हाँ, उसी एजेंसी का हिस्सा जिसमें अभी अमेंडा वॉलर हेड है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो कैट वुमेन है वो चाहती है कि वो अकेले ही इस सेंटस का और रिडलर की मौत के बारे में कुछ करे, और यहाँ वो जानती है कि अगर ब्रूस वेन उसके साथ रहेगा तो वो कभी भी उसे उतना ज़्यादा कुछ गलत नहीं करने देगा जितना वो चाहती है। इसलिए यहाँ पे वो ब्रूस वेन को बांध करके जाने लगती है, लेकिन ब्रूस वेन जो उसे थोड़ी सी फाइट लेता है, लेकिन यहाँ पे सेलिना काइल उसे चकमा दे करके भागने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रूस वेन और जोकर बाहर निकलने के बाद जो है कॉफ़ी शॉप पे बैठे होते हैं, वहाँ कॉफ़ी पी रहे होते हैं। लेकिन तभी ब्रूस वेन को जो है आसमान में बैट सिंबल दिख जाता है और वो समझ जाता है कि मेरा कोई ना कोई काम है। यहाँ वो जॉन डो के आगे यानी कि जोकर के आगे एक बहाना बना करके वहाँ से निकल जाता है और छत पे जा करके कमिश्नर गॉर्डन से मिलता है। अब कमिश्नर गॉर्डन से मिलने के बाद उसे पता लगता है कि गॉर्डन जो है उससे नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पे जब वो चोरी हो रही थी, जब पैक्ट के सारे बंदे मिलकर के पुलिस वालों को पीट रहे थे, उस टाइम पे बैटमैन वहाँ पे नहीं था। गॉर्डन को नहीं पता था कि बैटमैन वहीं था, बस वो ब्रूस वेन की वेशभूषा में था और उस वेशभूषा में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका कवर जो है वो एक्सपोज हो सकता था उस हालत में। अब यहाँ पे जो कमिश्नर गॉर्डन है वो ल्यूसियस फॉक्स के ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम लगाता है कि रिडलर ने ऐसे ही तो उसे नहीं मारा होगा, वो किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा होगा। यहाँ पे जो बैटमैन है वो ल्यूसियस फॉक्स को बैक करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान था। इसके बाद जो कमिश्नर गॉर्डन है वो ब्रूस वेन पे शक करता है और कहता है कि वो जो है जोकर को, हार्ली क्विन को, दोनों को ही अपने ऑफिस में ले गया था और वहाँ जा कर के उन दोनों ने थोड़ी सी मार पिटाई भी की थी लोगों के साथ, जिसकी वजह से अभी गॉर्डन समझ रहा है कि जो ब्रूस वेन है वो जोकर और हार्ली क्विन के साथ मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है बैटमैन उसे रोकने के लिए कहता है कि तू अब बहुत आगे बढ़ रहा है। इधर जो है हमें एक बात और पता लगती है कि जो अमेंडा वॉलर है यहाँ उसने गॉर्डन से बिल्कुल मना कर दिया कि ब्रूस की ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखलंदाजी मत कर, तो यहाँ गॉर्डन कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ पे जो गॉर्डन है वो सेलिना काइल का पीछा करने के लिए निकल जाता है। ब्रूस वेन जो है सेलिना काइल को इन्फॉर्म करना चाहता था, बट क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्से में था क्योंकि सेलिना काइल उसे धोखा दे करके भाग गई थी, इस वजह से वो यहाँ पे सेलिना काइल को इन्फॉर्म नहीं करता कि गॉर्डन तेरे पीछे आ रहा है। इतने में बैटमैन को जो है कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और तब वो देखता है कि वहाँ पे जॉन डो आ चुका है छत पे, और जॉन डो जो है अभी यहाँ पे बैटमैन की कुछ बातें सुन चुका था जो कि वो एल्फ्रेड से कॉल पे कर रहा था। अब यहाँ पे जो जॉन डो है वो बैटमैन को ऑफर करता है कि वो
उस लैपटॉप को यहाँ पे ब्रूस वेन के लिए ला करके दे देगा जो कि हार्ली क्विन के पास था। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, हार्ली क्विन के पास जो लैपटॉप था ना वो रिडलर का ही था। जी हाँ, रिडलर ने जो है उस डिस्ट्रॉय हुए कंप्यूटर के अलावा भी एक कॉपी रखी हुई थी जो कि उस लैपटॉप में थी। अब यहाँ पे जो जॉन डो है वो वादा करता है बैटमैन से कि मैं तेरे लिए वो लैपटॉप ला करके दे दूंगा, लेकिन बदले में यहाँ पे जॉन डो बैटमैन से भी वादा करवाता है कि जब तू हमारी टीम का पर्दाफाश करेगा तो वादा कर कि हार्ली क्विन को कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे बैटमैन जो है उससे वादा नहीं करता है और कहता है अगर वो गलती करेगी तो मैं उसे ज़रूर पकड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे जो जॉन डो है फिर भी राज़ी हो जाता है वो लैपटॉप बैटमैन के लिए देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन जो है अपनी वेशभूषा बदलने के बाद दी पैक्ट के अड्डे पे आता है। अब इस अड्डे पे आने के बाद ब्रूस वेन को पता लगता है कि बेन और मिस्टर फ्रीज मिल करके अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं लग रहा था कि आखिर पुलिस को खबर किसने दी। इधर हमें पता लगता है कि जो जॉन डो है वो हार्ली क्विन का ध्यान भटकने के बाद वहाँ से लैपटॉप लेकर के गायब हो जाता है और उस लैपटॉप को बैटमैन के पास लेकर के आ जाता है। यहाँ बैटमैन उससे वो लैपटॉप ले लेता है, बदले में उसे बैटरैंक चलाना सिखाता है जिससे कि जोकर खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बैटमैन उसके साथ बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन अपने घर पे जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि सेलिना काइल वहाँ घायल अवस्था में बैठी होती है। अब यहाँ पे ब्रूस वेन को घर जाने के बाद पता लग जाता है कि गारंटी से जो गॉर्डन है उसने सेलिना काइल का पीछा किया होगा और उसे पकड़ने में जो नाकामयाब रहा होगा। बदले में सेलिना काइल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो सेलिना काइल की इस हालत को देख करके थोड़ा सा पछतावे में डूब जाता है कि मुझे इसे बताना चाहिए था। यहाँ वो सेलिना काइल से नहीं छुपाता है और कह देता है कि मेरे को पता था कि गॉर्डन तेरे पीछे आ रहा है, बस मैं उस टाइम पे गुस्से में था इसलिए तेरे को फ़ोन नहीं कर पाया। यहाँ सेलिना भी इसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि हाँ मैंने माना तो मैंने तेरे को धोखा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी जेल में रहना डिज़र्व करती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन लोगों का एक कॉमन जो है इंटरेस्ट आ मिला था और वो था रिडलर का वो लैपटॉप। जी हाँ, क्योंकि बैटमैन के पास लैपटॉप था जिसमें इंफॉर्मेशन थी और सेलिना काइल के पास वो पेन ड्राइव थी जिससे कि उस लैपटॉप को डिक्रिप्ट किया जा सकता था। तो इन दोनों में से ही कोई भी अकेला वो सब नहीं कर सकता था जो सब ये दोनों मिल करके कर सकते थे। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं कि चलो हिसाब बराबर हुआ। अब इसके बाद ये दोनों ही बैठ के में चले जाते हैं और वहाँ पे उस लैपटॉप का जो डेटा है उसे एक्सेस करते हैं। उस डेटा को एक्सेस करने के बाद तब इन्हें पता लगता है कि जो सेंटस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसी एक बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर काम कर रही थी जिसके कि जो टेस्ट सब्जेक्ट थे वो ह्यूमंस ही थे। और ये तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट हो रहे थे, ये जो बायोलॉजिकल वेपन है इसी का नाम है प्रोजेक्ट लोटस। और यहाँ बैटमैन को एक बात और पता लगती है कि ये जो सेंटस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एजेंसी के अंदर ही काम कर रही थी, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए बता दिया है। अब ये बात जानने के बाद जो ब्रूस वेन है वो अमेंडा वॉलर को कॉल करता है और कहता है कि ये आखिर मैं क्या देख रहा हूँ कि एजेंसी में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे अमेंडा वॉलर कहती है कि मुझे जो कुछ पता है इस बारे में मैं तेरे को सब बता दूंगी, बस तू यहाँ वेन टावर पे आ जा मेरे से मिलने के लिए। यहाँ पे ब्रूस वेन वेन टावर में पहुँचता है और वहाँ जाकर के उसे पता लगता है कि ट्रिफनी ने जो है गॉर्डन को बुला लिया है ब्रूस वेन को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे जो गॉर्डन है वो ब्रूस वेन को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे अमेंडा वॉलर आ जाती है। और यहाँ पे क्योंकि अमेंडा वॉलर ने जो है गॉर्डन से मना किया था कि ब्रूस वेन से दूर रहना, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी गॉर्डन यहाँ आ चुका था, इस वजह से यहाँ पे अमेंडा वॉलर ब्रूस वेन को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि अब तेरे पुलिसगिरी के जो दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और इतना बोल करके वो गॉर्डन को बाहर ले जाती है और ब्रूस वेन से कहती है जब तू तैयार हो मेरे से बात कर लेना। इधर जो ब्रूस वेन है वो भी ट्रिफनी से बात करता है और उसे बता देता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। अब यहाँ पे ट्रिफनी समझ जाते हैं कि ब्रूस वेन कोई बुरा बंदा नहीं है बल्कि वो अच्छे के लिए ही काम कर रहा है। यहाँ ट्रिफनी से बात करने के बाद उसे समझाने के बाद ब्रूस वेन सीधा अमेंडा वॉलर के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लोटस के बारे में बात करता है। अमेंडा वॉलर कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट लोटस है ये एजेंसी के अंडर में चल रहा था, लेकिन उस टाइम से बहुत पहले जब मैंने इस एजेंसी को ज्वाइन किया था और हमें खबर मिली थी कि ये जो प्रोजेक्ट लोटस है इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि ये चालू है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रोको। अब क्योंकि यहाँ पे जो अमेंडा वॉलर थी वो सेंटर्स के आसपास अपने जो एजेंट्स थे उन्हें भेज करके यूं ही उन्हें नहीं मरवाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ब्रूस वेन था वो अंडर कवर था क्रिमिनल्स के साथ तो वो वहाँ पे जा सकता था। अब अमेंडा वॉलर चाहती है कि ब्रूस वेन वहाँ जा करके इन्वेस्टिगेशन करे। और अमेंडा वॉलर एक बात और चाहती है कि ब्रूस वेन जो है वो जो दी पैक्ट के सरफिरे हैं उनको इस प्रोजेक्ट लोटस तक लीड कर दे,
जिससे कि दी पैक्ट के जो मेंबर्स हैं ये सैंक्टस नाम की उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़े और सैंक्टस दी पैक्ट से लड़े। उसी बीच में अमेंडा वॉलर और उसकी एजेंसी प्लस बैटमैन ये तीनों मिलकर के इन सभी को एक साथ ही खत्म कर देंगे। ब्रूस वेन कहता है कि दी पैक्ट पे भरोसा नहीं कर सकते, वो एक से एक सरफिरे हैं। यहाँ पे अमेंडा वॉलर कहती है कि हम दी पैक्ट पे भरोसा कर भी नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके साथ हो। इस सब बातचीत के बाद यहाँ पे ब्रूस वेन जो है वो बोधी स्पा नाम की जगह पे जाता है। जी हाँ, सैंक्टस जिस जगह में चल रही थी उस जगह का नाम था बोधी स्पा। अब वहाँ जाकर के जो ब्रूस वेन है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो है बेन आ जाता है और वो यहाँ पे ब्रूस वेन को देख करके उसके ऊपर शक करने लगता है कि आखिरकार तू यहाँ क्या कर रहा है जहाँ पे सैंक्टस में इतनी खतरनाक रिसर्च चल रही है। और यहाँ पे जो बेन है वो समझ जाता है कि ये जो बोधी स्पा नाम की जगह है यही ब्लैक साइट है। ब्रूस वेन ने उसका पता लगा लिया है। अब यहाँ पे जो बेन है वो ब्रूस वेन को बेहोश कर देता है और कहता है कि अब तू सीधा जाकर के हार्ली क्विन को ही जवाब देना, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रूस वेन को होश आता है वो अपने आप को दी पैक्ट के अड्डे पे पाता है। इसके बाद वो जो है हार्ली क्विन के साथ चला जाता है उससे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हार्ली क्विन जो है कहती है कि ठीक है, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है क्योंकि तूने पहले ही मुझे जो है ब्लैक साइट नाम की जगह के बारे में कुछ बता दिया था, तो तू जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो हार्ली क्विन है वो कहती है कि लैपटॉप गायब है, अब मुझे नहीं पता कि उसे किसने चुराया है। हार्ली क्विन कहती है कि मैंने सभी से बात कर ली है, अब बस 2 लोग बचे हैं, वो हैं कैट वुमन और ब्रूस वेन। ब्रूस वेन कहता है क्या तूने जॉन से बात की? लेकिन हार्ली क्विन जो है वो यहाँ पे कहती है कि मैं जॉन डो से यानी कि जोकर से कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो लॉयल है और वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए वो यहाँ पे जो है ब्रूस वेन के ऊपर शक कर रही है। और यहाँ थोड़ी देर बाद जो है हार्ली क्विन जोकर को अंदर भेज देती है कमरे में और खुद बाहर चली जाती है और कहती है कि ब्रूस वेन के मुंह से उगलवा कि आखिर लैपटॉप किसने चोरी किया है। अब यहाँ पे जो जोकर है वो ब्रूस वेन को मारने की जो है एक्टिंग करने लगता है जिससे कि हार्ली क्विन को पागल बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो जोकर है वो ब्रूस वेन से कहता है कि तुझे भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आखिर यहाँ पे क्या करना होगा। अब यहाँ पे जो जोकर है वो चाहता है कि ब्रूस वेन कैट वुमन को फंसा दे उस लैपटॉप की चोरी के इल्ज़ाम में, जिससे कि कैट वुमन का यहाँ काम खत्म हो जाए और जॉन डो यहाँ पे बच जाए। प्लस यहाँ पे क्योंकि हार्ली क्विन जो है ब्रूस वेन के ऊपर भी शक कर रही थी तो ब्रूस वेन भी इस चीज़ से बच जाता। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो कहता है कि ठीक है, हार्ली क्विन को बोला मैं अपने फैसले के साथ तैयार हूँ। हार्ली क्विन जैसे ही अंदर आती है और वो ब्रूस वेन से पूछती है कि आखिर लैपटॉप किसने चुराया है। ब्रूस वेन कह देता है कि लैपटॉप मैंने चुराया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब जो कैट वुमन थी उसके ऊपर से पूरा शक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हार्ली क्विन है वो ब्रूस वेन को अपने साथियों के साथ पकड़ करके एक चेम्बर के पास ले जा रही है और वहाँ पहुँचने के बाद वो ब्रूस वेन को उस चेम्बर में बंद कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैट वुमन को वो लोग आज़ाद कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर अभी किसी का कोई शक नहीं रहा है। और वो जो चेम्बर था वो था मिस्टर फ्रीज का बनाया हुआ है जिसमें किसी को भी जमा करके उसको मौत दी जा सकती है। और यहाँ पे वो लोग ब्रूस वेन को उस चेम्बर में बंद करके वो चेम्बर चला देते हैं और उस चेम्बर के अंदर ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। It's frozen. The water is rising and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're a tsunami, I'm just a drop in the ocean. I'm catching your love in you. I'm catching your love in बैटमैन दी एनिमी विद इन की कहानी में अभी तक आपने देखा ब्रूस वेन की मुलाकात कैट वुमन से होती है। कैट वुमन और ब्रूस वेन दोनों मिलकर के सैंक्टस नाम की एक एजेंसी के बारे में पता लगाते हैं जो कि एजेंसी का ही एक हिस्सा थी। बैटमैन को पता लगता है कि इस एजेंसी में कुछ गैर कानूनी प्रयोग हो रहे थे। बैटमैन वॉलर से इसके बारे में बात करता है। ब्रूस वेन ट्रिफनी फॉक्स को बता देता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। हार्ली क्विन के लैपटॉप की चोरी का आरोप ब्रूस वेन अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ हार्ली क्विन और दी पैक्ट के बाकी के मेंबर ब्रूस वेन को एक चेम्बर में जम करके मर जाने के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे all these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time.
इस चेम्बर में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन के पास उसका फ़ोन है और उसका वो फ़ोन कोई साधारण फ़ोन नहीं होता बल्कि एक हैकिंग डिवाइस होता है। उस डिवाइस की मदद से यहाँ पे ब्रूस वेन एक EMP जनरेटर को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ वो चेम्बर काम करना बंद कर देता है और ब्रूस वेन उधर से बाहर निकल आता है। इसके बाद क्योंकि ब्रूस वेन को पता होता है कि दी पैक्ट के मेंबर सैंक्टस पर ही हमला करने के लिए जाएंगे, वहाँ से वो वायरस लेने के लिए, इस वजह से यहाँ पे ब्रूस वेन भी बैटमैन बन करके सैंक्टस में घुस आता है। यहाँ आने पर उसे पता लगता है कि सैंक्टस में घुसते ही दी पैक्ट के मेंबर्स ने यहाँ तबाही मचा दी है। आगे चलने पर बैटमैन को कैटवुमन मिलती है, जो कि ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और अभी वो भी दी पैक्ट को रोकना चाहती थी। इसलिए यहाँ पे बैटमैन और कैटवुमन दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैटवुमन और बैटमैन आते ही उन लोगों से भिड़ जाते हैं। यहाँ बैटमैन मिस्टर फ्रीज और दी बेन से लड़ता है और कैटवुमन हार्ली क्विन को संभालती है। Virus extraction completed. Enough of this! You're done! इधर जो जॉन डो है वो किसी का भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो बैटमैन का फैन था और दी पैक्ट का मेंबर था, इसलिए वो दूर रह कर के बस तमाशा देखता है। यहाँ इस हंगामे के ख़त्म होते होते हम देखते हैं कि वायरस की कुछ बॉटल्स ज़मीन पे गिर चुकी हैं और मिस्टर फ्रीज उन्हें लेकर के भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हार्ली क्विन है वो मिस्टर फ्रीज के हाथों से एक वायरस की बोतल को लेकर के भाग जाती है और मिस्टर फ्रीज को एक चेम्बर में फंसा देती है। उस चेम्बर में एक वायरस की बोतल जो है टूट जाती है, जिससे कि मिस्टर फ्रीज यहाँ इन्फेक्ट हो जाता है और हार्ली क्विन इस हंगामे का फ़ायदा उठा करके यहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पे बैटमैन मिस्टर फ्रीज से बात करने के लिए जाता है और कोशिश करता है कि फ्रीज उसे कुछ बता दे। यहाँ पे जो मिस्टर फ्रीज है वो बैटमैन को बताता है कि वो उसे हार्ली क्विन की जो लोकेशन है वो बता देगा, लेकिन उसके बदले में उसे एक चीज़ चाहिए होगी। यहाँ मिस्टर फ्रीज कहता है कि जो रिडलर था वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था, लेकिन उसने किसी तरीके से इस वायरस को ओवरकम कर लिया था। तो यहाँ पे जो मिस्टर फ्रीज है वो भी सोचता है कि मैं भी इस वायरस को ओवरकम कर लूँगा, लेकिन क्योंकि उस एयरलॉक का वो जो एयरलॉक था, वो जो चेम्बर था, उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे जो मिस्टर फ्रीज है अपनी पावर्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो अभी वो चाहता है कि बैटमैन उस एयरलॉक का जो टेम्परेचर है उसे बहुत ज़्यादा डाउन कर दे, जिससे कि मिस्टर फ्रीज को उस वायरस को ओवरकम करने का रास्ता मिल जाए। बैटमैन यहाँ पे मिस्टर फ्रीज की बातों के साथ एग्री हो जाता है और कहता है मुझे हार्ली क्विन की लोकेशन बता। यहाँ पे मिस्टर फ्रीज कहता है ये वायरस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाने के केपेबल है, लेकिन एक चीज़ है जो इस वायरस को एक दवाई का रूप दे सकती है, वो है रिडलर का खून। हाँ, रिडलर के खून के साथ मिला करके इस वायरस से एक दवाई बनाई जा सकती थी जो कि किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पे अब जो हार्ली क्विन है वो गारंटी से रिडलर की बॉडी के पास जाएगी, जो कि यहाँ दी पैक्ट के अड्डे पर रखी हुई थी। यहाँ पे मिस्टर फ्रीज कहता है कि तुम्हें कहीं और हार्ली क्विन को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि तुम्हें पैक्ट के अड्डे पे जाना चाहिए, वहीं पे तुम्हें हार्ली क्विन मिलेगी। यहाँ बैटमैन अपना किया हुआ वादा पूरा करता है और उस एयरलॉक का टेम्परेचर डाउन कर देता है। ब्रूस वेन और इमान अवस्था यहाँ पे एक साथ दी पैक्ट के अड्डे पे आते हैं और इस चीज़ की खबर जो है अमेंडा वॉलर को बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रूस वेन यहाँ पे आया है किसी चीज़ की खोज में। ब्रूस वेन यहाँ पे उन वाइल्स को देखता है जिसमें कि रिडलर का जो ब्लड था उसे रखा था मिस्टर फ्रीज ने, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि वो जो वाइल्स थी वो जा चुकी थी। इसका मतलब हार्ली क्विन ऑलरेडी यहाँ से उन्हें ले जा चुकी थी और रिडलर का जो शरीर था वो इस चीज़ के केपेबल नहीं था कि उसमें से और ब्लड निकाला जा सके, क्योंकि वो डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। तभी यहाँ पे ब्रूस वेन को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग करके ऊपर जाता है। ऊपर जाने पे वो देखता है कि वहाँ पे जॉन डो बैठा हुआ है
यहाँ जॉन डो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है ब्रूस वेन से, क्योंकि अभी वो सोच रहा है कि हार्लिन क्विन क्योंकि उसे उस सेंक्टस वाली फैसिलिटी में अकेला छोड़ गई थी, तो इसका मतलब वो उससे नफरत करती है। क्योंकि जो ब्रूस वेन है उसने जॉन डो से एक बार बोला था कि उसे मैनिपुलेट कर और तब वो तेरे प्यार में गिरेगी, क्योंकि उसे जो है जॉन डो से अपना काम निकलवाना था। इधर जो जॉन डो है वो कहता है कि मैंने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, इसलिए शायद उसने मेरे को धोखा दिया। बल्कि जॉन डो को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो एक साइकोपैथ है और वो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती है। यहाँ ब्रूस वेन जैसे तैसे उसे अपनी बातों में फिर से फंसा लेता है और उससे कहता है कि हार्लिन क्विन को ढूंढ ले। जॉन डो यहाँ पे नाराज़ ही सही, लेकिन ब्रूस वेन की बात मान लेता है और हार्लिन क्विन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस सब के बाद ब्रूस वेन वापस से अपनी बैट केव में आता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एल्फ्रेड ऑलरेडी उस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तब एल्फ्रेड को पता लगता है कि ये जो क्योर है, जो कि ये वायरस है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अगर रिडलर का ब्लड मिला दें तो ये एक दवाई बन सकती है, ये दवाई नहीं है। क्योंकि ये जो दवाई है किसी भी तरीके की फिजिकल इंजरी या जेनेटिक इंजरी को ठीक कर सकता है, बट कुछ टाइम के बाद ये किसी इंसान के दिमाग पे बहुत बुरा असर छोड़ने लगता है, उसे धीरे धीरे साइकोपैथ बनाना शुरू कर देता है। अब हमें यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जब गेम के शुरू में रिडलर ने बोला था कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब यही था कि रिडलर ने जो है वो वायरस लिया था। थोड़ी देर बाद उसका शरीर ठीक हुआ, लेकिन उसका दिमाग साइकोपैथ के तौर पे बदल गया। यहाँ पे जो ब्रूस वेन है ये चीज़ सुनने के बाद और ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ वो एक चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं कर रहा था कि हार्लिन क्विन उस चीज़ को अपने ऊपर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि हार्लिन क्विन ऑलरेडी साइकोपैथ थी, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं होने वाला था। अब तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हार्लिन क्विन यहाँ पे वो जो वायरस था उसे क्यों चाहती थी। क्योंकि हार्लिन क्विन को जो है एक बीमारी थी जो कि उसे मिली थी अपने पिता से। उसका पिता भी जो है एक बहुत ही भयानक तरीके की बीमारी से जूझ रहा था, जिसमें वो अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खो जाता था और कई तरीके की जो है उसके साथ प्रॉब्लम होती थी। और वो जो है एक जेनेटिक बीमारी थी जो कि अभी हार्लिन क्विन को भी है थोड़ी बहुत स्टेज तक, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्लिन क्विन चाहती है कि इस वायरस का इस्तेमाल करके वो अपनी उस बीमारी को ठीक कर ले। सो यहाँ पे इसी वजह से जो है यहाँ पे हार्ली क्विन उस वायरस को चाहती है। देखा जाए तो दी पैक्ट के जितने भी मेंबर थे उन सभी को कोई ना कोई ज़रूरत थी ही इस वायरस की, इसी वजह से वो साथ थे, सिवाय जॉन डो के। क्योंकि मिस्टर फ्रीज को अपनी वाइफ को ठीक करना था, हार्लिन क्विन को अपनी बीमारी ठीक करनी थी, बेन जो था उसे अपना एडिक्शन दूर करना था उस वेनम सीरम का। सो यहाँ पे दी पैक्ट के जितने भी मेंबर थे उन्हें इस वायरस की ज़रूरत थी, इसी वजह से सभी लोग इसके पीछे नहा धो के पड़े थे। यहाँ ब्रूस वेन को एक मैसेज आता है जॉन डो का और वो कहता है कि मैंने हार्लिन क्विन को ढूंढ लिया है। यहाँ ब्रूस वेन जोकर से मिलने के लिए जाता है जो कि एक हॉरर हाउस में छुपा हुआ था। वहाँ जाने पे ब्रूस वेन देखता है कि वहाँ कुछ एजेंसी के जो एजेंट थे वो मरे हुए पड़े थे। यहाँ आकर के ब्रूस वेन जॉन डो से पूछता है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ था। जॉन डो उसे बताता है कि एजेंसी के लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे। उसने जो है खुद को सरेंडर करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तभी एजेंसी के लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उसने हड़बड़ाहट में आकर के इन सभी एजेंसी के लोगों को मार दिया था। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूस वेन है उन एजेंसी के लोगों की लाशों को देख करके समझ जाता है कि ये जो लोग हैं हाथापाई में नहीं मारे गए हैं, बल्कि जो जॉन था वो कह रहा था कि मैंने इन्हें किसी चीज़ से पीटा है जिसकी वजह से इनकी जान गई है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो देखता है कि एजेंट्स के सीने पे गोलियों के निशान हैं, इसका मतलब जॉन ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। यहाँ ब्रूस वेन समझ जाता है कि जॉन डो झूठ बोल रहा है, इसलिए ब्रूस वेन उसे गिरफ्तार करवाने के लिए कहता है और जॉन डो यहाँ पे भड़क करके कहता है मैं हमेशा तेरी दोस्ती को सबसे ऊपर रख रहा था, लेकिन मैं गलत था, मुझे हार्लिन क्विन की साइड चुननी चाहिए थी। इतना बोल करके वो यहाँ से ब्रूस वेन को चकमा दे करके भाग जाता है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा खतरनाक बातचीत उनके बीच में नहीं हुई थी तो ब्रूस वेन ने सबसे पहले आते ही जॉन डो से एक ही बात पूछी थी कि हार्लिन कहाँ है। जॉन डो पूरी बात बिगड़ने से पहले ब्रूस वेन को एटलीस्ट इतना तो बता गया था कि हार्लिन क्विन वायरस के साथ ये शहर छोड़ने की कोशिश कर रही थी, और वो भी एक ट्रक के साथ जो कि पूरी तरीके से एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था। अब क्योंकि ब्रूस वेन के पास ये नॉलेज थी, इसलिए वो यहाँ से सीधा ब्रिज की तरफ जाता है जहाँ से हार्लिन क्विन भागने की कोशिश कर रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली जोकर भी हार्लिन क्विन के पास ही गया था। यहाँ पे बैटमैन हार्लिन क्विन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तब बैटमैन को पता लगता है कि वो जो ब्लड सैंपल्स थे रिडलर के वो हार्लिन क्विन के पास भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वो जो ब्लड सैंपल्स थे
वो हार्लिन क्विन ने वहाँ से नहीं उठाए थे बल्कि एजेंसी ने उठाए थे, और अभी वो जो ब्लड सैंपल था वो एजेंसी के पास था। यहाँ पे बैटमैन हार्लिन क्विन को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो वायरस है ये तेरे दिमाग को और ज़्यादा ख़राब कर देगा, लेकिन यहाँ पे हार्लिन क्विन बैटमैन का विश्वास नहीं करती और कहती है मुझे बस वो ब्लड ला करके दो, बाकी मैं देख लूँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अमेंडा वॉलर आ चुकी है। चिंता करने की असली बात ये थी कि यहाँ पे हार्लिन क्विन ने जो है उस ट्रक में जितने भी बॉम्ब थे उन सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर रखा था, और उसका जो बटन था, उसका जो डेटोनेटर था, उसे दबा रखा था। अब अगर हार्लिन क्विन अपना अंगूठा उस डेटोनेटर से हटाती तो तुरंत वो ट्रक वहीं ब्लास्ट हो जाता, साथ में वो ब्रिज भी। यहाँ हार्लिन क्विन शर्त रखती है कि मैं इन बॉम्ब्स को फटने नहीं दूंगी, बदले में मुझे रिडलर का ब्लड चाहिए। यहाँ हार्लिन क्विन के उस ब्लड को मांगने के बाद हमें पता लगता है कि अमेंडा वॉलर के पास भी अब वो ब्लड नहीं बचा है, क्योंकि अमेंडा वॉलर की टीम में से किसी ने उस सैंपल को बर्बाद कर दिया था, और उस सैंपल को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि थी एजेंट ईमान अवस्था। जी हाँ, क्योंकि ईमान अवस्था को लग रहा था कि जो अमेंडा वॉलर है वो इस ब्लड का और वायरस का इस्तेमाल हो सकता है किसी गलत इस्तेमाल में करे, इसलिए ईमान अवस्था ने यहाँ पे वो ब्लड सैंपल्स तबाह कर दिए थे। इस वजह से यहाँ पे अब अमेंडा वॉलर चाहकर भी हार्लिन क्विन को वो ब्लड सैंपल्स नहीं दे सकती थी। यहाँ पे बैटमैन हार्लिन क्विन के हाथ से वो डेटोनेटर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ट्रक आ जाता है, और वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि जोकर का होता है। I came for you, Harley. I need you, like a joke needs a punchline, like maggots need meat. What are you doing? They'll kill us! Oh no, Harley. I'm going. यहाँ बैटमैन जोकर और हार्लिन क्विन को एक साथ रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस डेटोनेटर पे से अपना हाथ हटा लेते हैं, और यहाँ एजेंट्स की और पुलिस वालों की जान खतरे में आ जाती है। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए जोकर और हार्लिन क्विन से अपना ध्यान हटा करके लोगों को बचाने पे लगा देता है। और यहाँ इस धमाके का फ़ायदा उठाते हुए जोकर और हार्लिन क्विन ब्रिज से पानी में कूद जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। It's frozen. The water is rising and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're a tsunami and I'm just a drop in the ocean. I'm reaching your loving you. I'm reaching your loving you. बैटमैन दी एनिमी विद इन गेम की कहानी में अभी तक आपने देखा बैटमैन दी पैक्ट के मेंबर्स को रोकता है, हार्लिन क्विन और जोकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। बैटमैन को पता लगता है कि उस वायरस में रिडलर के खून को मिलाने के बाद एक दवाई बनाई जा सकती है। बाद में बैटमैन को पता लगता है कि वो दवाई फिजिकल और जेनेटिक बीमारियों को दूर कर सकती है लेकिन दिमाग को ख़राब कर देगी। बैटमैन हार्लिन क्विन को रोकने के लिए जाता है, जोकर हार्लिन क्विन की मदद करने के लिए आ जाता है और हार्लिन क्विन के साथ वहाँ से फरार हो जाता है। अब आगे All these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. बैटमैन दी एनिमी विद इन के फाइनल एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर मोंटोया ने यहाँ बैटमैन को बुलाया है किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब यहाँ पे जब बैटमैन आता है तो वो देखता है कि एक वैन के पीछे ऑफिसर हार्वी बुलक बंधा हुआ है जिसको कि बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया है। यहाँ पे जो
बुलक होता है उसके छाती पे जो है एक पर्चा लगा होता है जिसमें लिखा होता है सावधानी से वरना मैं फट जाऊंगा। तो यहाँ पे जो मोंटोया है वो सोचते हैं कि यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके का ट्रैप हो, इसलिए वो यहाँ पे चाहती है कि बैटमैन यहाँ करके इन्वेस्टिगेट करे। मोंटोया के पास एक और ऑप्शन था कि वो एक एक्सरे मशीन मंगवा ले यहाँ पे, लेकिन एक्सरे मशीन आने तक बहुत देर हो सकती थी क्योंकि यहाँ पे जो हार्वी बुलक था उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और उसकी जान जा सकती थी। इसलिए यहाँ पे बैटमैन आता है और बैटमैन अपने एक्सरे विजन के साथ हार्वी बुलक की बॉडी को स्कैन करता है। बैटमैन को पता लगता है कि बुलक के पेट में एक टाइमर चल रहा है किसी चीज़ पे, इसलिए बैटमैन यहाँ पर पुलिस वालों से पीछे हटने के लिए बोल देता है और कहता है कि हो सकता है यहाँ पे बॉम्ब हो। बैटमैन यहाँ पे बुलक का पेट चीर करके अंदर से एक बॉक्स निकालता है। जब बैटमैन उसे थोड़ा सा छेड़ता है तो पता लगता है कि वो बस एक खिलौना था। अब यहाँ बैटमैन मोंटोया से कह देता है कि यहाँ पे और कोई खतरा नहीं है, बुलक को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाओ। इधर से अलग हटने पर बैटमैन को पता लगता है कि वहाँ पे गॉर्डन खड़ा हुआ है। बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है और गॉर्डन से मदद मांगता है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। लेकिन तभी मोंटोया बैटमैन को आवाज़ लगाती है और कहते हैं कि बुलक तुम्हें बुला रहा है। बैटमैन उसके पास जाता है तो बुलक उसे कहता है कि वो सभी के सभी जोकर जैसे लोग वहाँ बैटमैन के लिए एक बॉक्स छोड़ करके गए हैं। बैटमैन वो बॉक्स चेक करता है तो उसमें उसकी कंपनी की एक बहुत ही सुपीरियर लीडर का एक लेटर रखा हुआ था जिसमें उसने जो है कुछ गन्स वगैरह जो थी वो जोकर के लोगों को सप्लाई की थी, उसमें उधर उसके साइन भी थे। अब वो थी रेजिना जो कि यहाँ पे बेन एंटरप्राइजेस को संभालती है ब्रूस वेन की गैर मौजूदगी में। ये देखने के बाद यहाँ पे बैटमैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वेन टावर में कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे रेजिना से बात करनी है। इसके बाद हम अगला सीन सीधा ही वेन टावर का देखते हैं जहाँ पे रेजिना जो है ब्रूस वेन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि ब्रूस वेन के जो कनेक्शन हैं वो जोकर और हार्ली क्विन जैसे लोगों से हैं। अब ये जो फोटोज़ थे ये तभी के थे जब ब्रूस वेन ने दी पैक्ट की जो टीम थी उसमें घुसने के लिए यहाँ हार्ली क्विन और जोकर को वेन टावर में अंदर आने दिया था। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो अंदर जा कर के कहता है कि ठीक है तेरी कोशिश सही थी, मैं उन दोनों के साथ था भी, लेकिन हम सबको पता है कि रेजिना तू यहाँ पे जो है गलत काम कर रही है। ब्रूस वेन यहाँ पे उस लेटर को रेजिना के लिए दिखा देता है। रेजिना इस चीज़ से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजे से हार्ली क्विन अंदर आ चुकी है। ब्रूस वेन यहाँ पर उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन हार्ली क्विन रेजिना के सर पे बंदूक लगा देती है। इस वजह से यहाँ पे ब्रूस वेन रुक जाता है और तब हम देखते हैं कि अब जॉन डो पूरी तरीके से जोकर बन चुका है और वो उस ऑफिस में घुस करके आता है। यहाँ हार्ली क्विन हमें एक बात और बताती है कि उसने जो है एक तरीका ढूंढ निकाला है इस वायरस को और ज़्यादा बनाने का। जी हाँ, अब हार्ली क्विन जो है उस वायरस को कितना भी मात्रा में बना सकती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे वो लोग ब्रूस वेन के मुंह पे ज़बरदस्ती एक गैस मास्क लगा देते हैं और तभी वहाँ पे उस वायरस को गैस की फॉर्म में आज़ाद कर देते हैं, जिससे कि उस रूम में बैठे हुए सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय ब्रूस वेन के, क्योंकि उसके मुंह पे वो लोग मास्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे जोकर भी जो है ब्रूस वेन से बदला चाहता है उसकी दोस्ती में उसको धोखा देने के लिए। इसलिए यहाँ पे वो ब्रूस वेन से कहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन, सबसे अच्छा दुश्मन बन। इतना बोलने के बाद वो हार्ली क्विन को अपना काम करने देता है और हार्ली क्विन यहाँ पे ब्रूस वेन को बेहोश कर देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिफनी फॉक्स वहाँ पे आई हुई है एक गैस मास्क लगा करके और वो ब्रूस वेन को वहाँ से उठा करके बाहर ले जाती है। इसके बाद वो दोनों बैट केव में आते हैं और यहाँ पर आकर के ब्रूस वेन ट्रिफनी को बताता है कि उस मुठभेड़ में यहाँ ब्रूस वेन को जोकर के कपड़ों का एक टुकड़ा मिल चुका था। अब उस कपड़े पे जो है कुछ केमिकल्स लगे हुए थे लाइक मोमबत्ती का मोम और कुछ वाइन वगैरह भी। तो यहाँ पे जो ब्रूस वेन है अब उस कपड़े की मदद से जोकर को जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरीके से जोकर ने बोला था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन और मुझे रोक के देखा, तो यहाँ पे जो है ब्रूस वेन समझ चुका था कि इसी तरीके का गैस अटैक वो कहीं और भी करने वाला है। इसलिए यहाँ पे ब्रूस वेन उस कपड़े की मदद से जोकर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद ब्रूस वेन को पता लग जाता है कि वो चर्च की बात कर रहा था। इसलिए ब्रूस वेन यहाँ पे बैटमैन बन करके चर्च में जाने लगता है और इसके लिए वो अमेंडा वॉलर से मदद भी मांगता है। अमेंडा वॉलर बैटमैन की मदद के लिए वहाँ पे ईमान अवस्था को भेज देती है। Everyone out! What the? Move! Get out of my way! Please, everyone, calm down! I said out. That includes you. That's one way to clear the place. Avesta. Batman.
यहाँ बैटमैन बॉम्ब को ढूंढता है और जैसे तैसे उसे डिफ्यूज़ करता है। उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के बाद बैटमैन के पास एक कॉल आता है अमेंडा वॉलर का, जिसमें वो बोलती है कि गॉर्डन के पास कुछ लीड है उन बॉम्ब्स को लेकर के जो कि हार्ली क्विन ने और जोकर ने पूरे के पूरे शहर में लगाए थे। जी हाँ, हार्ली क्विन और जोकर ने मिलकर के पूरे शहर में कई जगहों पर इसी तरीके के बॉम्ब्स जो है छिपा दिए थे। अब यहाँ पे इन लोगों को जो है उन बॉम्ब्स की लोकेशन चाहिए थी। इसी बारे में जो गॉर्डन है वो अमेंडा वॉलर से कहता है कि मेरे पास एक लीड है उन सभी बॉम्ब्स की लोकेशन को लेकर के, लेकिन वो केवल बैटमैन से बात करेगा। अमेंडा वॉलर जो है वो बैटमैन से गॉर्डन की बात कराती है और यहाँ पे बैटमैन को जो है फ़ोन पे आवाज़ सुनाई देती है कि जो गॉर्डन है वो किसी तरीके से मुसीबत में फंस चुका है, उसे जोकर के आदमियों ने पकड़ लिया है। लेकिन इतने में ही जो गॉर्डन है वो उसे एक बात बता देता है कि वो इस वक्त एस केमिकल्स नाम की एक फैक्ट्री पे है। बैटमैन फटाफट से उस फैक्ट्री पे पहुंचता है। वहां पहुंच करके बैटमैन देखता है कि गॉर्डन ज़मीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन इतने में वहां पर जोकर के कुछ गुंडे आ जाते हैं। Gordon! Wait! I can't give a gift to my new friend if you beat him to death! Don't worry, I've got something else planned for you. अब जोकर जो है आते ही गॉर्डन के हाथ में एक पर्चा थमा देता है, जिस पर्चे में जो है वो सभी लोकेशंस थी, उन जिन लोकेशंस पे वो बॉम्ब्स लगे हुए थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि गॉर्डन ने जो है बैटमैन को धोखा दिया था उन बॉम्ब्स की लोकेशन जानने के लिए। यहाँ पे जो जोकर था वो चाहता था कि बैटमैन उसके चंगुल में फंस जाए, जिससे कि वो बैटमैन के साथ कुछ और अपने अलग खेल खेल सके। और यहाँ पे गॉर्डन से वो वादा करता है कि वो उसे सारे बॉम्ब्स की लोकेशन दे देगा, और जोकर ऐसा करता भी है। वो उसके लिए सभी बॉम्ब्स की लोकेशन दे देता है और यहाँ गॉर्डन से बोलता है कि तू यहाँ से निकल जा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गॉर्डन जो है निकलने लगता है, तभी जोकर उसके दोनों पैरों में गोली मार देता है और उसे एस केमिकल्स के बाहर पटकवा देता है। इधर जोकर जो है वो बैटमैन को बताता है कि उन्होंने पूरी सिटी में बॉम्ब्स इसलिए लगाए हैं जिससे कि पूरे शहर में सभी लोग इन्फेक्ट हो जाएं, और इतने सारे लोगों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके खून में रिडलर वाले खून की जो है क्वालिटीज़ होंगी, जिससे कि वो दवाई फिर से बनाई जा सके। और हार्ली क्विन उसी इंसान को पकड़ करके उससे दवाई बनाएगी और अपने आप को ठीक कर लेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हार्ली क्विन अपनी जान के बदले हजारों लाखों लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इतना बताने के बाद वो बैटमैन को यहाँ पे बेहोश कर देता है, और जब बैटमैन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक सर्कस जैसी जगह पे पाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद बैटमैन को पता लगता है कि जोकर ने कैटवुमन को भी पकड़ लिया है और उसे भी इसी तरीके के एक पिंजरे में डाल दिया है। अब यहाँ पे जो जोकर है वो कैटवुमन को और ब्रूस वेन को दोनों को ही अलग अलग तरीके के चंगुलों में जालों में फंसाने लग रहा था, और यहाँ पे वो उन दोनों के साथ एक तरीके से खेल खेल रहा था और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था। आगे चलने पर बैटमैन और कैटवुमन एक ऐसी पजल पे पहुंचते हैं जहाँ पे लोगों की मौत के बारे में बताना था कि आखिर किसने किसको मारा है। ब्रूस वेन जो है एक एक करके सभी के नाम बता देता है, लेकिन एंड में रिडलर की मौत का उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो ताबूत खुलता है जिस ताबूत के ऊपर रिडलर की मौत के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और तब हम देखते हैं कि उस ताबूत में कोई और नहीं बल्कि ट्रिफनी फॉक्स होती है। जी हाँ, जोकर ने अभी तक ट्रिफनी फॉक्स को भी पकड़ लिया था और उसे यहाँ ले आया था। बैटमैन जो है ट्रिफनी फॉक्स से कंफर्म करता है कि क्या तूने ही रिडलर को मारा था। ट्रिफनी फॉक्स उसे कह देते कि मुझे ये सुनाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, रिडलर को मैंने ही मारा था। इतना सुनते ही कैटवुमन ट्रिफनी फॉक्स पे हमला कर देती है और कहती है कि वो मेरा दोस्त था और तूने उसे मार दिया, इसलिए मैं तुझे भी मार दूंगी। ब्रूस वेन उन्हें रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिफनी फॉक्स कैटवुमन को बता देती है कि उसने उसके पिता को मारा था। इतना सुनकर के कैटवुमन दंग रह जाती है कि ये ल्यूसियस फॉक्स की बेटी है। इसके बाद वो तीनों ही जोकर के बाकी के जंगलों से बचते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि एल्फ्रेड भी मौजूद है। जी हाँ, जोकर ने एल्फ्रेड के साथ एक डील की थी
कि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन उसके चंगुल में है और एल्फ्रेड अगर शांति से उसके पास आ जाएगा तो वो ब्रूस वेन को कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पे एल्फ्रेड जोकर के पास चुपचाप आ जाता है। अब यहाँ पे जोकर और हार्ली क्विन और उनके जो लोग थे वो उन सभी को बांध करके एक टेबल के अराउंड बैठा देते हैं और जोकर उनके साथ एक खेल खेलना शुरू कर देता है जिसमें कि वो एक तरीके से ट्रूथ और डेयर टाइप कुछ गेम खेल रहा था, जिसमें कि वो ब्रूस वेन को उसी की नज़रों में गिराना चाह रहा था कि कैसे उसने जो है दोस्ती में जोकर के लिए धोखा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ्रेड था वो खाने की चीज़ों में से किसी एक चीज़ में एक इलेक्ट्रिक्यूट करने वाला जो डिवाइस था वो छुपा करके लाया था और ब्रूस वेन को जो है ये देख करके समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने का इंतज़ाम तो हो गया। लेकिन यहाँ पे ब्रूस वेन को एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था जिससे कि वो उस टेबल पे रखे हुए बॉम्ब से भी निपटारा पा सके, क्योंकि अगर वो बॉम्ब किसी भी तरीके से फटता तो उस वायरस की वजह से वो सब के सब वहीं पे मारे जाते। इसलिए यहाँ पे जो बैटमैन है वो हार्ली क्विन को जोकर की सच्चाई बता देता है कि जोकर ने जो है सारे बॉम्ब्स की लोकेशन पुलिस वालों को दे दी है। अब तक तो पुलिस वालों ने सभी बॉम्ब्स को ढूंढ करके डिफ्यूज भी कर दिया होगा। अब यहाँ पे जो हार्ली क्विन है वो जोकर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि ये सब करने बगैर उसकी जान नहीं बच सकती और उसने जो है अपने बदले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी बजाय हार्ली क्विन के। अब इसी झगड़े के चलते ब्रूस वेन को थोड़ा सा मौका मिल जाता है वहाँ पे हमला करने का। You gotta... He defused the bomb! I'm gonna kill all of you! इधर हम देखते हैं कि हार्ली क्विन और बाकी के गुंडों को कैटवुमैन, एल्फ्रेड और ट्रिफनी फॉक्स संभाल लेते हैं और जोकर के पीछे ब्रूस वेन भाग जाता है। यहाँ भागते भागते जो जोकर है वो एक जगह रुक जाता है और ब्रूस वेन से कहता है कि मैं ही तेरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं ही तुझे पूरा करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और उससे लड़ना शुरू कर देता है। John! It's erratic. क्योंकि बैटमैन कभी किसी को मारता नहीं, इसी वजह से यहाँ पे वो जोकर को जो है फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है। उसकी छाती को बार बार दबा करके जोकर को जो है फिर से होश आ भी जाता है और यहाँ पे वो बैटमैन के पेट में जो है एक चाकू डाल देता है। लेकिन यहाँ पे अब इतनी सारी लड़ाई झगड़े के चलते और बैटमैन की इतनी भयानक तरीके से ऑलरेडी पहले भी पिटाई हो चुकी थी, इसी वजह से यहाँ ना तो जोकर ना ही बैटमैन कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और वो दोनों वहीं लेट जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन एक बैंड में पड़ा हुआ है और वहाँ पे अमेंडा वॉलर भी है। ब्रूस वेन जो है यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है अमेंडा वॉलर से। वो कहता है कि गॉर्डन को वापस से पुलिस ऑफिसर बना दे। यहाँ अमेंडा वॉलर को ये भी पता लग जाता है कि ईमान अवस्था जो ऑफिसर थी उसी ने जो है रिडलर के खून को वहाँ पे तबाह किया था और इस वजह से यहाँ पे वो उसे सस्पेंड करना चाहती है। लेकिन ब्रूस वेन उसे कहता है कि उसे सस्पेंड मत कर, उसने कुछ अच्छा सोच करके ही ये किया था। इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ब्रूस वेन है अब अच्छा खासा ठीक हो चुका है और बैटमैन के कपड़ों में छत पे आ चुका है। यहाँ आने पर वो ट्रिफनी फॉक्स से मिलता है और उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि उसने जो है एक मर्डर की बात बैटमैन से छुपाई थी और बैटमैन इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन ट्रिफनी फॉक्स बैटमैन से वादा करती है कि वो आगे से सारी चीज़ों का ध्यान रखेगी और अभी वो बैटमैन के साथ मिलकर ही इस शहर को और सेफ जगह बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बात को मान लेता है और कहता है तुझे पहले बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और फाइनली वो ट्रिफनी फॉक्स को अपनी टीम में ले लेता है। इसके बाद फाइनल सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस वेन एल्फ्रेड के पास जाकर के बैठता है। अब एल्फ्रेड जो है बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ था क्योंकि अभी वो सोच रहा था कि जिस तरीके से उसने ब्रूस वेन के माता पिता को दफनाया था ऐसा ही चलता रहा तो उसे एक दिन ब्रूस वेन को यानी कि बैटमैन को भी दफनाना पड़ेगा
और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि ब्रूस वेन उसके बेटे के जैसा है। इस वजह से यहाँ पे जो एल्फ्रेड है वो छोड़ करके जाने के लिए कहता है, ब्रूस वेन को कहता है कि या तो तू ब्रूस वेन की ज़िंदगी जी, अगर तू बैटमैन की ज़िंदगी जिएगा तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। और वो इस चीज़ का जो है एक तरीके से एग्जाम्पल भी देता है, कहता है कि हाँ बैटमैन ने जो है सिटी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जिसके कांटेक्ट में बैटमैन आता है उसकी ज़िंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। इस चीज़ के वो एग्जाम्पल देता है टू फेस यानी कि हार्वी डेंट, लेडी आर्खम यानी कि विकी वेल, ऑसबॉल्ड कॉबलपॉट यानी कि पेंगुइन, जॉन डो यानी कि जोकर और ट्रिफनी फॉक्स भी एक मर्डरर बन चुकी थी। तो यहाँ पे जो एल्फ्रेड था उसका मानना ये था कि बैटमैन इस सिटी को सेफ बना रहा है लेकिन बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी खड़े कर रहा है। यहाँ पे एल्फ्रेड ब्रूस वेन से आखिरी बार कहता है कि या तो तू ब्रूस वेन की ज़िंदगी जी या फिर बैटमैन की ज़िंदगी जी और मुझे भूल जा। बैटमैन को पता था कि अगर उसने ये सब करना बंद कर दिया तो ये ऐसे सुपर विलन्स होंगे शहर में जिन्हें पुलिस नहीं रोक पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैटमैन और अमेंडा वॉलर जैसे लोग भी मिल करके उन लोगों को बहुत ही मुश्किल से ही रोक पाए थे। तो नॉर्मल पुलिस उन्हें नहीं रोक सकती थी और शहर की भलाई के लिए यहाँ पे ब्रूस वेन एल्फ्रेड को जाने देता है और कहता है कि मैं हमेशा से बैटमैन था और हमेशा बैटमैन ही रहूँगा। You're right, Al. It's who I am. I will always be Batman. And that will never change. I know. सो ये थी बैटमैन द एनिमी विद इन गेम की कहानी। अब हमने जो है बैटमैन के जो टेल सीरीज़ के जो गेम आए थे वो दोनों के दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद बैटमैन द टेल सीरीज़ में कोई भी गेम नहीं आया था। सो हाँ, ये था दी एंड टेल सीरीज़ का, बैटमैन गेम्स का, जो कि टेल सीरीज़ में आए थे और बस यहीं पे थी इसकी स्टोरी। अब ये जो सीरीज़ है ये थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मेरे को जो है थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था बीच में, जिसकी वजह से ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा लंबी खिंच गई। लेकिन चिंता वाली बात ये नहीं है कि लंबी खिंच गई, अब जो सीरीज़ आने वाली है वो महीनों तक चलने वाली है। जी हाँ, वो सीरीज़ होगी गॉड ऑफ वॉर की सीरीज़, जिसमें मैं सारे के सारे गेम्स को, सारी की सारी कॉमिक्स को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और कम्प्लीटली डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। जी हाँ, हर गेम की, हर कॉमिक की जो है एक्सप्लेनेशन तुम्हें बहुत डिटेल में देखने को मिलेगी। सो उसके लिए तैयार रहना। और फ़िलहाल के लिए मैं बस तुम लोगों से एक बात ही कहना चाहता हूँ कि ब्रूस वेन बचपन से कभी ब्रूस वेन था ही नहीं, वो बैटमैन ही था। बस चेहरे पे नकाब लगाने से उसकी सच्चाई निखर के आ गई। और वैसे भी कहा भी जाता है कि नकाब तुम्हारी सच्चाई छुपाता नहीं बल्कि सामने लाता है।